वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप मेरे पीछे टॉपिक देख पा रहे हैं, सेट्स एंड रिलेशन, आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स। आई थिंक सो कुछ रिवीजन आपका बिफोर 10th में हो चुका होगा। रिलेशन एक नया टॉपिक है जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम सेट्स के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, उसकी एक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। 2 एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन सेट्स, दूसरी जो है वो रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। रिलेशन जो है यही आगे आपको फंक्शन में काम में आएगा। दैट फंक्शन इज़ अगेन लिंक्ड टू लिमिट, दैट लिमिट इज़ अगेन लिंक्ड टू डिफरेंशिएबिलिटी। इस तरीके से कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये आगे के तीनों चारों चैप्टर जो हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड है। डिफरेंशिएबिलिटी आप इस बार जो पढ़ेंगे बेसिक्स पढ़ेंगे, अगले साल 12th में पूरा चैप्टर 17-18 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेट्स एंड रिलेशन में। पहला टॉपिक सेट से, जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ पा रहे हैं, मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो एक डेफिनेशन को फॉलो करते हैं उसको हम सेट कहते हैं। मतलब सर क्या, कैसे? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है आपका? मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ अ ग्रुप ऑफ क्लास 11th बॉयज़, तो ये एक सेट हो गया, क्योंकि ये एक डेफिनेशन को फॉलो करता है। कौन सी डेफिनेशन, कौन सी प्रॉपर्टी? इन सब में एक खास बात है, ये सारे 11th स्टैंडर्ड के बॉयज़ हैं। तो सर ऐसे तो कोई भी बन सकता है? हाँ बन सकते हैं। जैसे एक और लिख लो, ग्रुप ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आने वाले वॉवेल्स का जो ग्रुप है वो भी एक सेट बन जाएगा। अब आप इनका नामकरण कर सकते हो, जैसे कि इसका नाम मैंने बोल दिया, भैया तू बी सेट है, तू सी सेट है, कोई डी सेट होगा। आप मर्जे चाहे जो नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, अगेन कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। कोई भी डेफिनेशन हो सकती है, उनमें कोई खासियत होनी चाहिए जो एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सेट के रूप में रख सकते हैं। तो सेट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल या फिर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो सर अब इनको दिखाने के तरीके कैसे होते हैं? तो दिखाने के तरीके जैसे आप देख पा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट इज़ रोस्टर मेथड, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड वन इज़ वेन डायग्राम। अब धीरे धीरे चलते हैं इनकी तरफ। जैसे मैं पहला वाला उठा रहा हूँ, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड को हम लीस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। लीस्ट फॉर्म मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट मेथड। लिस्ट मेथड क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ए सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स अगर मुझे बनाना है तो बेसिकली ए में कितने लोग आ रहे हैं, ए में लोग कौन से आ रहे हैं, तो ए में आते हैं, ए सेट में आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपने देखा, मैंने सेट को डिफाइन करते टाइम उसके एलिमेंट, अब सर एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मतलब सेट में आने वाला हर एक मेंबर, वापस से सेट में आने वाला हर मेंबर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब जब मैंने आपसे कहा कि हमारे 11वीं के क्लास के बॉयज़ का एक ग्रुप बनाओ, तो उसमें आने वाला हर मेंबर जो है, हर बॉय जो है, हर लड़का जो है, वो उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट, उस सेट का एलिमेंट कहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एलिमेंट ऑफ सेट क्या रहता है? तो सेट में आने वाला हर एक मेंबर, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ओके, नाउ सेट ऑफ वॉवेल्स, इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि उस सेट में आने वाला हर एक मेंबर, मैंने उसको कॉमा से डिफरेंशिएट किया और उसको मेंशन आउट कर दिया। इसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड। क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड। जैसे कि अगर कल मैं कहता कि बी
is a set of natural numbers from, या फिर from लिखने से अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेस देन 20 क्यों लिखे, बड़ा चला जाएगा, लेस देन 10। तो क्या कह रहा हूँ, B एक ऐसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, पर कैसे नेचुरल नंबर, जो कि 10 से छोटे हों। अब आपको तो पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अब इसमें आने वाले हर मेंबर को अगर मैं अलग अलग मेंशन करूं और उसमें कॉमा लगाते जाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं रुक गया क्योंकि उसने बोला था लेस देन 10 की बात कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी सेट एज लीस्ट फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड से हमने इन दोनों सेट्स को डिफाइन किया। तो अगर आप डेफिनेशन चेकआउट करें टेक्स्ट बुक में, सो इट इज क्लियरली मेंशन दैट इन रोस्टर मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रेसेस लिखा है, एंड सेपरेट द एलिमेंट्स बाय कॉमास। तो क्या कह रहा है कि आने वाले सेट में आने वाले हर एलिमेंट को ब्रैकेट्स में रखना है और उनको सेपरेट करना है कॉमास से। इसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, जो कि है सेट बिल्डर मेथड। अब ये क्या बला है सर, तो सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर में हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन, उनके बीच की कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं और उसको जितना शॉर्ट में हो सके डेफिनेशन के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप डेफिनेशन की तरफ नज़र डालेंगे उसकी, सो सेट बिल्डर फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो आपको दिया हुआ है। इन सेट बिल्डर मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब सेट में आने वाला हर एलिमेंट की अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी है, आप उसको ढंग से स्पेसिफाई करिए और आप उस सेट को डेफिनेशन के रूप में मेंशन करिए। तो इसके लिए कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ आपके लिए, यही अपना पिछला वाला ही उठा लेते हैं। मान लो कि मैंने ए सेट बनाया, AEIOU, ठीक है, और इसको अगर मुझे, ये है रोस्टर मेथड में, मुझे इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर मेथड से लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अरे सर ये तो पिछली बार लिखा था। हाँ, तो बस वही है, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ऊपर वाला रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर मेथड में आप समझ गए, करली ब्रैकेट में तो लिखना ही लिखना है, पर उनकी प्रॉपर्टी से उनको डिस्टिंग्विश करना है और डेफिनेशन लिखना है। जैसे कि अगर मान लो कल परसों मैंने लिख लिया यहाँ पर एक बी सेट बनाते हैं हम, और बी सेट बनाते हैं हम, अगेन कोई नेचुरल नंबर वाला ही उठा लें या फिर होल नंबर उठा लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब इनमें कोई ख़ास बात, तो ख़ास बात आप समझ गए कि मैंने होल नंबर उठाया था, और होल नंबर उठाया था तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इस चीज़ को। हालांकि पहली बार आप देख रहे होंगे, शायद से कुछ बच्चे जो CBSE से आए हैं, कुछ ने इनको पहले से देखा भी होगा, बट देखते हैं। सो इसको दिखाने का तरीका इस तरीके से रहता है। सर ये क्या लिखा, ये जो भाषा लिखी समझ में नहीं आई, अब पढ़ के बताते हैं, सुनना। इसको लिखने का तरीका इस तरीके से ही होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B इज़ सेट ऑफ ऑल X। देखिए मैं आपके लिए सेट बिल्डर फॉर्म को इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ। B इज़ सेट ऑफ, क्योंकि मैंने करली ब्रैकेट में रखा है तो इट डिफाइंस सेट ऑफ ऑल X। X का सेट है, जो आगे लिखा हुआ है, मैंने ये कोलन से पहले जो चीज़ लिखी हुई है X, दिस इज़ बेसिकली योर एलिमेंट ऑफ सेट। सो B इज़ सेट ऑफ ऑल X। पर सर X का कलेक्शन तो है, पर वो X कैसा है,
x where x belongs to set of whole number। ये कहाँ पे लिखा सर? ये देखो यहाँ लिखा मैंने, ये जो चीज़ लिखी इसमें ये जो सिंबल है आप में से बहुत से लोग जानते हैं, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है उसमें से। अब जब मैंने लिखा x और ये साइन लगाया, सो इट मीन्स x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, पर x किसको बिलोंग कर रहा है सर? W। ये W क्या है? और ये बड़ा सा W जो है ये सेट ऑफ होल नंबर्स डिफाइन करता है, ये आपने क्लास 6th में पढ़ा था। सो W डिफाइन सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ध्यान से मैं वापस से आपके लिए पूरी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। B इज सेट ऑफ ऑल x, B इक्विवेलेंट टू x। सो यहाँ तक की कहानी ये है कि B इज अ सेट ऑफ ऑल x। पर सर वो x कैसे है? x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, ये मैंने कहा दूसरी लाइन में, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर। मतलब आपको अभी तक ये पता चला कि x जो है वो एक होल नंबर है, और आपको पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। पर आगे भी कहानी चल रही है, वेयर x is less than or equal to 5। अब जाके मैंने पूरी चीज़ को नीचे मेंशन आउट करके दिखाया। यहाँ पर मैंने मेंशन किया x कैसा है। पहली चीज़ b कौन है? b कलेक्शन है x का। x कौन है? x है कलेक्शन होल नंबर्स का। पर कैसा है होल नंबर्स? जो कि 5 के बराबर या 5 से छोटे हो। और इतनी बड़ी बात को, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इतनी बड़ी बात को मैंने इतनी सी चीज़ में लिख दिया। ये होता है फ़ायदा सेट बिल्डर मेथड का। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, आपको बराबर सिंबल्स पता है, तो आप किसी भी सेट को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सो अगेन B इज अ सेट ऑफ ऑल x where x belongs to whole number where x is less than or equal to 5। और इस तरीके से ये बना। अब कल किसी ने मुझसे कहा कि सर ये तो हो गया सेट बिल्डर, इसी का लिस्ट फॉर्म है, ये ऊपर वाला जो था ये उसी का तो लिस्ट फॉर्म था। सो दिस इज रोस्टर एंड दिस इज सेट बिल्डर, या SB लिख देता हूँ मैं आपके लिए, आप समझ जाओगे। SB फॉर्म, दिस इज SB मेथड, दिस इज रोस्टर मेथड, लिस्ट मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक, अब ध्यान से सुनिए एक और चीज़, कुछ सिंबल्स जो आपको पहले से पता होने चाहिए। कौन से सिंबल्स सर? जैसे कि ये होता है सिंबल बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का। ये होता है सिंबल फॉर ऑल का, या फिर फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए। ये जो उल्टा ई बनाया जाता है, ये रहता है मिरर इमेज ऑफ ई जो बनाया जाता है, वो रहता है देयर एग्जिस्ट, या फिर देयर एग्जिस्ट सम। इतने जो फ्रेजेस हैं, है ना, ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, इनको डिफाइन करने के लिए हम ये सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इनको नोट डाउन कर रहे हैं, इनको क्वांटिफायर्स कहा जाता है। ये हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं, पर अभी भी आप ध्यान में रखें ताकि मुझे बाद में ज़्यादा कवर ना करना पड़े। ठीक, अब आते हैं थर्ड फॉर्मेट की तरफ। थर्ड फॉर्मेट जो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सबसे इजी चीज़ है। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, क्लोज्ड पॉलीगॉन में सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। कैसे सर? जैसे कि मैंने वही सेट उठा लिया अभी जो उठाया था, 0 1 2 3 4 5। ये है लिस्ट मेथड। इसी का रोस्टर फॉर्म आप देख चुके थे। रोस्टर फॉर्म क्या था? A इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू W एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। और इसी का अब आप देखने जा रहे हो वेन डायग्राम। इसी का आप देखने जा रहे हो वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया, सबसे ऊपर वाला जो नंबर है W, A सेट 1। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस चीज़ को।
1 2 3 4 5। सर ट्राइंगल में नहीं, सर्कल में भी डिफाइन कर सकते हो। 1 2 3 4 5, आपकी जो मर्जी चाहे आप उसमें 1 2 3 4 5, आपकी और कोई मर्जी है 1 2 3 4 5। सो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, कोई एक क्लोज्ड पॉलीगॉन उठा लेना है। आप सर्कल उठाइए, ट्रायंगल उठाइए, स्क्वायर उठाइए, रेक्टेंगल उठाइए, पेंटागन उठाइए, आपको उसके अंदर एलिमेंट्स को मेंशन आउट करना है और इस वाले मेथड को कहते हैं हम वेन डायग्राम। अब इस चीज़ की खासियत क्या रहती है, क्योंकि आप इससे बड़े बड़े सेट्स को पिक्चर डायग्राम में शो कर सकते हैं और पिक्चर में आपको समझना काफ़ी आसान जाता है। जैसे कि कैसे आसान जाता है, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, फिर हम टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ जाएंगे। अगर मैंने कह दिया कि एक ए सेट है, ठीक है, चलिए उसको मैं टाइप्स में कवर अप करता हूँ, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। नाउ मूविंग टू टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला सेट है एम्प्टी सेट। नाम से ही आप समझ गए, एम्प्टी है मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ऐसा कोई सेट हो सकता है क्या सर? हाँ सर हो सकता है। जैसे कि कोई भी नंबर उठा लेते हैं हम, x belongs to n and x is in between 1 and 2। ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए सेट डिफाइन किया है। सेट को मैं थोड़ा अगेन इलेबरेट करके बता रहा हूँ आपके लिए। A is a set of x such that x belongs to n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, and x is in between 1 and 2। अगेन मैं इलेबरेट करके दिखा रहा हूँ। A is set of x such that x belongs टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिफाइन करते हैं। कौन से चीज़ों को डिफाइन किया जाता है? नेचुरल नंबर को n से डिफाइन किया जाता है, होल नंबर को w से डिफाइन किया जाता है, उसके बाद में q से हम रैशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद में हम z या फिर i से, कैपिटल Z या फिर कैपिटल I से हम इंटीजर्स को डिफाइन करते हैं। ये चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए हैं। इवन आपके पास में R का भी सेट है, R मीन्स रियल नंबर्स का सेट। और आई होप आप ये सारी चीज़ें जानते हैं कि ये चालू होता है नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फानाइट तक, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 से इन्फानाइट तक। रैशनल नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटीजर्स आपको पता है, -1 -2 इन्फानाइट, 0 1 2 इन्फानाइट। और रियल नंबर्स, दुनिया के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले से पता है। मैंने एक सेट उठाया A जो कि कलेक्शन है x का, और x कौन है? x एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 और 2 के बीच में। सर 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? कोई भी नंबर नहीं आता, इसीलिए इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अच्छा, अब ये तो हो गया सर सेट बिल्डर मेथड में बताने का तरीका। अगर आपने बोला कि इसको रोस्टर मेथड में बताओ तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट इस तरीके से दिखाया जाता है। या फिर फाई, इसको बोलते हैं फाई, PHI, फाई। दिस इज ग्रीक अल्फाबेट, है ना। फाई से डिफाइन करो तो नल सेट, इसमें दिखाओ तो ये रोस्टर मेथड, इससे डिफाइन करो तो सेट बिल्डर मेथड, है ना। तो एम्प्टी सेट को ये सिंपल ब्रैकेट से या फिर फाई से भी आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड सेट जो है आपके लिए वो है सिंगलटन सेट। नाम से आप अगेन समझ गए, आप होशियार हो। सिंगलटन सेट मीन्स जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट आता हो। तो अगेन कोई एक सेट उठा लेते हैं। अगेन मैं x ही उठा रहा हूँ। A is a set of x such that x belongs to natural number and x is in between -1 and 1।
ठीक है, या फिर इसको मैं W कर दे रहा हूँ। ओके, अब सेट तैयार हो गया। सो A इज अ सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर एंड दैट होल नंबर इज इन बिटवीन -1 एंड +1। अगर मैं चाहूँ इस W की जगह पर मैं Z भी लिख सकता हूँ, और अभी आप जानते हैं Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो -1 और +1 के बीच में आता है। सर -1 और +1 के बीच में तो एक ही इंटीजर आता है, और वो इंटीजर है 0। एंड दिस इज सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट आ रहा है। इस पे एक गौर करने वाली बात यह है कि जो मैंने पिछला वाला सेट बनाया था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इन बिटवीन क्या था हमारा 1 एंड 2। बी सेट हमारा था सिर्फ एम्प्टी, उसमें कोई भी एलिमेंट मेंशन नहीं था, तो कोई भी इसे और इसे इक्वल नहीं मानेगा। ये दोनों सेपरेट सेपरेट है। यहाँ पे 0 एक एलिमेंट है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। अच्छा, एक और चीज़, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। इसको दिखाने का तरीका ये रहता है n और ब्रैकेट में a। इसका मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, और वो कितने हैं? 1 है। यहाँ पर a सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर मैं कहूँ n ऑफ b, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, और वो कितने हैं सर? आज 0 है। ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b में कितने एलिमेंट्स हैं सर? 0 एलिमेंट है। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट है, और वो 1 एलिमेंट कौन है? वो 0 है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ध्यान रख के इनको सॉल्व करें। आई होप दोनों डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि ये एक एम्प्टी सेट है और ऊपर वाला सिंगलटन सेट है। आगे के सेट्स काफ़ी आसान होते रह जाएंगे। नेक्स्ट सेट जो है वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सेट जो कि फाइनाइट होता है, जिसको हम काउंट आउट कर सकते हैं, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इसमें एक बात अब कौन सी आ सकती है? मैंने कह दिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ऑब्वियसली फाइनाइट होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं। सो दैट विल बी अ फाइनाइट सेट। ठीक है। इसी तरीके से इनफाइनाइट सेट, जो सेट फाइनाइट नहीं होता वो इनफाइनाइट होता है। तो कोई एग्जांपल है सर आपके पास? मैंने बोला हाँ है ना, लो मैंने लिख दिया 1 2 3, दिस इज अ फाइनाइट सेट। या फिर मैंने लिख दिया दिस इज अ फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि नल सेट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किससे पता चलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट से पता चलता है सर, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट में आता है। सो ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। पर अगर मैंने C लिख दिया n, तो C एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है। और अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो ये इनफाइनाइट हो गया सर। सिमिलरली होल नंबर इनफाइनाइट बन गया, रियल नंबर्स इनफाइनाइट बन गया। आप इनको काउंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एम्प्टी सेट इज़ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाते हैं। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 1 है। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं आगे मूव करता हूँ। नेक्स्ट इज सबसेट। अगर कभी ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक मिनट थोड़ा ढंग से कर दें इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, अगर ऐसा हो गया कि एलिमेंट्स इन A, मैंने इसको रीडिफाइन किया, एलिमेंट्स इन A इक्वल टू एलिमेंट्स इन B। देखिए, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू एलिमेंट्स इन B। मतलब सर कैसा? मतलब ऐसा AEIOU और B सेट है UOIEA। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये दोनों सेट एक जैसे ही हैं। ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि A और B सेट अलग अलग हैं।
तो सेट में आपको एक छूट रहती है, मैं ये बताना रह गया होगा मुझसे, मैं वापस से डिफाइन कर देता हूँ। जब आप सेट को डिफाइन करते हैं तो आप एलिमेंट्स को लिखते तो हैं, पर ध्यान रखते हैं कि एलिमेंट रिपीटिंग ट्वाइस और थ्राइस इज रिटन ओनली वंस, रिटन ओनली वंस। मतलब अगर कोई एलिमेंट 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है तो भी आप उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सेट्स के एलिमेंट्स को इधर उधर कर सकते हैं, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, स्टिल इट इज़ अ सेम सेट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि A इज़ सबसेट ऑफ B या B इज़ सबसेट ऑफ A। मतलब A इज़ सबसेट ऑफ B और B इज़ सबसेट ऑफ A। सर ये क्या है? ये सिंबल है सबसेट को डिफाइन करने का। सबसेट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। पर हालांकि अगर कभी ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, हालांकि कभी ऐसा हो जाए A सेट है 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, एंड B सेट है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, तो A सेट छोटा है, B सेट बड़ा है। इससे आपको ये पता चलता है कि A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि A के एलिमेंट्स B में तो आ रहे हैं, पर कम से कम एक, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स B में ज़्यादा हैं। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और उसको दिखाने का तरीका इस तरीके से, नीचे वाली डंडी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसी से एक और केस आगे आता है जिसको हम कहते हैं सुपर सेट। सो व्हाट इज सुपर सेट सर? सुपर सेट, अगर A B का सबसेट है सो B इज सुपर सेट ऑफ A। इसका मतलब होता है A इज सबसेट ऑफ B, और इसका मतलब होता है B इज सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। सो A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सेट ऑफ A। ऊपर में भी ऐसे डिफाइन हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर मैंने लिखा रहता A इज सबसेट ऑफ B देन B इज सुपर सेट ऑफ A, लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बार मैं सिर्फ आपके लिए टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पढ़ना चाहता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपके दिमाग में। तो जैसा कि आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप देख पा रहे होंगे, तो उसने वहाँ पर मेंशन किया होगा अ सेट A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B एंड वी राइट इट एज, वो वहाँ पे मेंशन किया है। दूसरी चीज़ जो वहाँ पर एक नोट में मेंशन की हुई है, दैट नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, ऑल सेट्स, ठीक है। नीचे नोट में मेंशन किया हुआ है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड थिंग जो मेंशन की हुई है कि A इज सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स हर सेट खुद का सबसेट होता ही है, और ये बात तो हम कहते ही, ये मानते हैं इस बात को। नेक्स्ट उसने सुपर सेट मेंशन किया है, जो कि मैं आपके लिए मेंशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट, जो कि मैं अगेन मेंशन कर चुका हूँ। सिर्फ प्रॉपर सबसेट में उसने इस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर कभी A सबसेट ऑफ B है बट A नॉट इक्वल टू B है, A नॉट इक्वल टू B का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अगर ऐसा कभी हो जाता है देन वी से दैट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ A। अगर आप डेफिनेशन देख पाएँ तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। रिमार्क में मेंशन किया हुआ है, इफ़ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन A which is not in B, then it is not a subset of B and we write it as, वो उसने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। Now moving to power set। अब ये पावर सेट क्या भला होती है, देखिए
मान लीजिए मैं एक ए सेट उठा रहा हूँ जो कि है 1 2 3। मुझे इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट होता है पावर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। अगेन थोड़ा हिंदी भाषा में समझें। पावर सेट ऐसा सेट होता है जो कि गिवन सेट के जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं उतने आप बनाने की कोशिश करिए, उनका सेट बनाइए। इट विल बी नोन एज पावर सेट। नहीं समझे सर, बताते हैं। आपको मैंने ए सेट दिया हुआ है जो कि है 1 2 3। क्या आप मानते हैं कि ए सेट का सबसेट एक नल सेट होता है? हाँ सर, मानते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ के आए थे दैट नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, तो नल सेट इसका सबसेट है। क्या आप मानते हैं 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 3? ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा ए सेट है 1 2 3, मेरा बी सेट है सिर्फ 1। तो क्या बी ए का सबसेट है? हाँ सर, बी ए का सबसेट है क्योंकि बी ए के अंदर आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सबसेट बनाया। क्या आप मानते हैं इसी तरीके से 2 भी सबसेट आएगा? यस। 3 भी ए का सबसेट आएगा। इसी तरीके से 1 2 भी सबसेट में आएगा। इसी तरीके से 2 3 भी सबसेट में आएगा और 1 3 भी सबसेट में आएगा। क्या कोई सबसेट मुझसे छूट गया है? ध्यान से, सबसेट मतलब इसके कितने कितने छोटे छोटे सेट्स बन सकते हैं या फिर कौन से एलिमेंट्स इसमें सारे के सारे आ रहे हैं। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए नल सेट लिखा है। ये वाला सेट इसका एलिमेंट है इसलिए बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। एक मुझसे छूट गया जो कि होता है खुद सेट ए 1 2 3, जो कि मैं पहले ही थोड़ी देर पहले बोल के आया था कि ए इज़ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए खुद का ही सबसेट होता है। इस बात को ध्यान में रखें। सो नाउ ये जो बड़ा सा सेट बना इसको हम कहते हैं पावर सेट। सो बेसिकली पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। जो सेट आपको दिया है उसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, जितने सबसेट पॉसिबल हैं उनको लिस्ट आउट करिए। दैट इज़ नोन एज पावर सेट। आई होप मैं इसको समझाने में अच्छे से समझ चुका होगा आपको। फिर भी एक और एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ। जैसे कि बी सेट उठाते हैं हम। मैं सिर्फ 2 ही एलिमेंट उठा रहा हूँ, 4 और 5। या फिर ए बी उठा लेते हैं इस बार, ए बी। सो पावर सेट ऑफ बी विल बी, सबसे पहले तो नल सेट लिखने की आदत डालें, फिर सिंगल सेट्स बनाइए ए और बी का, और फिर ए बी, और इस तरीके से आपका सेट कंप्लीट हुआ। सो दिस इज नोन एज पावर सेट ऑफ बी। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स नाम से ही समझ गए आप कि जिस सेट के एलिमेंट्स सेम हो उनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। जिन सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो उनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट सर? इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन दे आर इक्विवेलेंट सेट। देखिए ध्यान से, दोनों में काफ़ी अंतर है। इक्वल सेट में एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये ए ई आई ओ यू और बी सेट में है 1 2 3 4 5। So what is number of elements in set A? Sir 5. What is number of elements in set B? Sir 5. तो number of elements of A equal to number of elements of B. इसीलिए A and B are equivalent sets. तो अब आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में।
एक इक्वल सेट है, एक इक्विवेलेंट सेट है। नाउ लास्ट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है सर? यूनिवर्सल सेट मतलब कभी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कुछ सेट्स का और उनसे भी एक बड़ा सेट अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। सर बात नहीं समझी, समझाते हैं धीरे धीरे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा ए सेट था 1 2 3, मैंने बी सेट उठाया 1, 2, ठीक है, 1, 2। ओके, सो अभी हमने इसको मेंशन किया दैट ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हम जानते हैं। इसको अगर मैं वेन डायग्राम में दिखाऊं तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं कि अगर बड़ा वाला गोला ए सेट को डिफाइन कर रहा है तो उसके अंदर वाला गोला बी को डिफाइन करेगा। क्यों सर? अरे सही बात है ना, ए बड़ा है और बी छोटा है, सो ए सेट को बड़े सर्कल से और बी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं, मैंने छोटे गोले में दिखा दिया। इस तरीके से हमने दिखा दिया कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। पर क्या आपको नहीं लगता ए और बी नेचुरल नंबर का सबसेट है? अगर मैंने कल कह दिया कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो आप ए और बी को कंसीडर कर रहे हैं, ये दोनों ही नेचुरल नंबर के सबसेट है। तो मैं बोलूँगा अरे रुको, यहाँ पर एक और बड़ा सेट आता है जो कि है n। सो दिस नेचुरल नंबर इज बाप ऑफ ऑल दी सेट्स, अभी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल। सो नेचुरल नंबर ए और बी का बड़ा बाप है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर बड़ा डिफाइन किया। नेचुरल नंबर का सबसेट ए का सबसेट बी, एंड दिस नेचुरल नंबर इज नोन एज योर यूनिवर्सल सेट। तो अब आप समझे मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आप जिन सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई एक बड़ा सेट अवेलेबल है, देन दैट बिगर सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। इतनी सीधी सी डेफिनेशन है। आगे हम ऑपरेशंस के बारे में परफॉर्म करेंगे, पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं सेट्स के ऊपर। नाउ मूविंग टू ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ओवर सेट्स। पहला जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट है जो कि है 1 2 3 4 5 6, और मेरा एक सेट है A 1 2। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज A डैश, या फिर A की पावर C से डिफाइन करते हैं। और इसका मतलब ये होता है ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि A में नहीं आते हैं और यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट में आएंगे 3 4 5 6। इतना सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं आते हैं, दैट फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए, मैं अगर कहूँ कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब पहली चीज़ A कॉम्प्लीमेंट, सो A कॉम्प्लीमेंट तो 3 4 5 6 होगा पक्का, और उसके ऊपर भी एक कॉम्प्लीमेंट का साइन है। मतलब अब 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ऐसे सेट्स, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि यूनिवर्सल सेट में 3 4 5 6 नहीं आता है। तो नहीं आता है मतलब कौन आता होगा सर? 1 2। पर सर ये तो वापस से A सेट बन गया। तो यही तो हम कहना चाहते हैं, जैसे माइनस ऑफ माइनस इज पॉजिटिव, वैसे ही A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज A सेट ऑलवेज। ध्यान में रहेगा। दूसरी चीज़ ये भी अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ पर दिया होगा कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है। नेक्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का यूनियन मतलब क्या सर? मतलब अगर A सेट है मेरा A B C और B सेट है मेरा 1 2 3, सो A यूनियन B इस तरीके से दिखाया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको एक साथ लिख लें। मैंने अगेन बता दूं कि ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता।
सो मैंने ए आगे रख दिया, 1 2 3 लिखा और फिर बी सी लिखा, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो ए यूनियन बी मतलब होता है, आप चाहो तो थोड़ा ढंग से लिख लें, ए बी सी 1 2 3 इस तरीके से। हाँ, अगर कभी ऐसा हो गया बी सेट है 3 4 5 तो ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए में 3 है, बी में 3 है, पर कोई चीज़ 2 बार रिपीट होती है तो हम एक ही बार लिखते हैं। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख लेते हैं, पर अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार मेंशन करते हैं। इस बारे में आप ध्यान रखें। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ शायद से टेक्स्ट बुक में दी होंगी, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, और गारंटीड दी हुई होंगी ही। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी आपको दी हुई है वहाँ पर कम्यूटेटिविटी। सो आप कम्यूटेटिविटी से भली भांति वाकिफ़ हैं, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसा कि 3 + 2 इज़ इक्वल टू 2 + 3 इस कम्यूटेटिविटी है ना, वैसे ही ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब बी और सी का यूनियन करें, फिर उसका यूनियन करें ए के साथ, या फिर ए यूनियन बी करें और उसका यूनियन करें सी के साथ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, आपको एक ही सेट मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी फॉर यूनियन। मतलब अगर आप नल सेट के साथ अगर यूनियन निकालें, तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था, ये है 1 2 3 और दूसरा बी सेट है नल सेट, और मैंने बोला बेटा ए यूनियन बी करो, तो आप बोलोगे अरे सर ये तो 1 2 3 आएगा और क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट ही नहीं है। तो इसी का मतलब ये है कि ए यूनियन नल सेट इज़ ऑलवेज द सेट इटसेल्फ। इजी। नेक्स्ट जो कह रहा है इडेम्पोटेंट लॉ एंड इट इज़ ए यूनियन ए। सो अगर ए का यूनियन ए के साथ ही किया जाए तो अगेन आपको ए ही मिलने वाला है। कैसे सर? अरे खुद ही सोच लो ना, आपको ए का यूनियन ए के साथ करना है, हर एलिमेंट 2 बार रिपीट होगा, पर आपको तो एक ही बार लिखना है। सो ए यूनियन ए विल बी ऑलवेज 1 2 3, मतलब ए सेट आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके। इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको आप मेंशन आउट करें। आपको सारे नोट्स बनाने हैं, पिट पैट ध्यान में रखना है, बिना नोट्स के नहीं सॉल्व करना है इस चीज़ को। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, हम ज़रा इसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ए सेट है सिर्फ 1 2 और बी सेट है 1 2 3, तो ए यूनियन बी क्या होगा? अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ए बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ए यूनियन बी कितना आएगा सर? 1 2 3 आएगा, पर ये तो बी सेट है, तो ये तो हम कह रहे हैं कि ए यूनियन बी करो तो भी आपको क्या, कौन सा सेट मिलता है? बी सेट मिलता है। पर कब? जब ए बी का सबसेट हो। ये सबसेट का सिंबल है सी, मत लिख लेना, ध्यान से टेक्स्ट बुक में देखकर सारे सिंबल्स यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ यूनियन ऑफ यूनिवर्सल एंड ए इज़ यूनिवर्सल। ये चीज़ें ठीक है। एक और प्रॉपर्टी वहाँ पर मेंशन की हुई है कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज़ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, जो कि हर बार होता ही होता है। क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है जैसे कि 1 2 3 3 4 5 और मैंने बोला भैया ए यूनियन बी बनाओ, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि ए जो है, ए सेट इस यूनियन का सबसेट है? हाँ है, और यही तो वो कहना चाह रहा है कि ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। सिमिलरली बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट आएगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद है। ये बड़ा सेट है, ये छोटू सेट है, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी दी हुई है अब हमें। ठीक है, इतना ही दिया है।
नेक्स्ट उसने इंटरसेक्शन उठाया हुआ है, तो मैं इंटरसेक्शन की तरफ चलता हूँ। इंटरसेक्शन जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। अगर कोई दो सेट्स में कोई कॉमन चीज़ हो उसको हम इंटरसेक्शन में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड B सेट इज़ 3 4 5। सो A इंटरसेक्शन B को इस तरीके से दिखाया जाता है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ कॉमन है दोनों सेट में उसको मेंशन आउट करें। दोनों सेट में 3 कॉमन था इसलिए मैंने उसको मेंशन किया। सो A इंटरसेक्शन B इज़ 3। अब ध्यान से इसको वेन डायग्राम में कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मान लो एक आपका यूनिवर्सल सेट है, एक सेट है आपका A, दूसरा सेट है आपका B। ये जो बीच वाला पोर्शन रहता है ना, कॉमन वाला, कॉमन, ये जो रीजन रहता है इसको हम कहते हैं A इंटरसेक्शन B। ये A सेट है, ये B सेट है। तो सर यूनियन को कैसे दिखाते हो? यूनियन को भी तो दिखा सकते हो। मैंने बोला दिखाते हैं ना, ये लो, ये यूनिवर्सल सेट, एक A सेट, एक B सेट, और यूनियन इज डिफाइंड एज लाइक दिस। अगर आपको याद होगा तो उसमें हम सारे लोगों को एक साथ लिखते थे। सो दिस इज A यूनियन B एंड दिस इज A इंटरसेक्शन B। सो वेन डायग्राम में ये चीज़ें दिखाना आसान होता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी ढंग से डिफाइन करता हूँ, वापस से इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। यूनिवर्सल सेट, A सेट, B सेट, यहाँ पे बीच में आएगा 3, यहाँ आएगा 1 2 4 5। देखिए, सो यूनियन जब मैं करूँगा तो 1 2 3 4 5 आएगा। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँगा तो बीच में सिर्फ 3 है, दैट इज़ योर इंटरसेक्शन विच इज़ 3। आई थिंक इट्स क्लियर। अब यहाँ पर भी उसने यूनियन की तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ दे के रखी हुई है। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली उसने एसोसिएटिविटी दी होगी, कम्यूटेटिविटी, विच इज़ A इंटरसेक्शन B इज़ इक्विवेलेंट टू B इंटरसेक्शन A। उसके बाद अगेन उसने एसोसिएटिविटी उठाई होगी, अगर आप चेकआउट कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ एसोसिएटिविटी, जो कि आप जानते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्विवेलेंट टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मतलब आगे के दो का इंटरसेक्शन करो, फिर तीसरे का इंटरसेक्शन लो, या फिर पहले के साथ इंटरसेक्ट करवाओ B और C का, तो भी दोनों के आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट इज नल सेट का इंटरसेक्शन A सेट के साथ में। ध्यान से मैं वो लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर A सेट है मेरा सिर्फ 1 और 2 का, और B सेट है मेरा नल सेट, दोनों में कॉमन क्या है सर? इसमें और इसमें कॉमन क्या है? क्योंकि मैं इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें ढूंढता हूँ सर, दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट इज़ नल सेट। मतलब नल सेट का इंटरसेक्शन A के साथ किया तो भी आपको नल सेट ही मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, अच्छा क्या हो अगर मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट के साथ में A का इंटरसेक्शन करें तो यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और A छोटा होता है, तो हमेशा आंसर जो है वो आपको A मिलेगा। इसी से एक बात यहाँ पर निकल के आती है, जो कि मैं पहले लिख लेता हूँ। ये शायद से आपका सेकेंड पॉइंट था, ये आपका तृतीय पॉइंट था, ये चतुर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ कि इफ़ A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन B इज़ A। मतलब अगर A B का सबसेट है, मतलब A छोटा सेट है, B बड़ा सेट है, तो इंटरसेक्शन करने पर आंसर हमेशा छोटा सेट आता है। ध्यान से मैं लिख देता हूँ, छोटा बड़ा एंड इंटरसेक्शन इज छोटा, ध्यान में रखना है। इसी कारणवश पांचवी चीज़ जो हम लिख सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ आएगा, यूनिवर्सल इन A सेट, क्योंकि A सेट छोटा है इसीलिए यूनिवर्सल सेट के साथ जब इंटरसेक्शन करोगे A सेट आएगा। ओके, और वो उसने वहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, यही प्रॉपर्टीज़ उसने नीचे मेंशन की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ उसने मेंशन करी थी 4th नंबर पर, A का इंटरसेक्शन A के साथ, A सेट का इंटरसेक्शन A के साथ A ही आने वाला है।
और इसमें मुझे और कुछ नहीं लग रहा। हाँ, एक चीज़ नई दी हुई है उसने जो कि अच्छी है, और वो है A intersection B is a subset of A, also A intersection B is subset of B। चाहो तो आप किसी एग्जाम्पल से इसको डिफाइन करवा सकते हो या चेकआउट करवा सकते हो। अब जो नेक्स्ट, जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, नेक्स्ट चीज़ जो दी है ना उसने, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट चीज़ वो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। वो बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या आपको पता है a इंटू बी प्लस सी अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही सेम चीज़ जो है सेट्स के मामले में हो रही है। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, क्या कह रहा हूँ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, मतलब यूनियन पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और आप समझ गए, जैसा मैंने एग्जांपल पड़ोस में लिया उससे, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सर उल्टा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसका भी आंसर वही आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और ये क्या है, दिस इज यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ध्यान रखना, वहाँ पे उसने प्रॉपर्टी शायद से मेंशन की होगी, नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और ये हम ढंग से आराम से प्रूफ करवा सकते हैं। आगे शायद से एक्सरसाइज में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वन, ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन के बाद एक चीज़ मैंने लिखी हुई है जो आप टेक्स्ट बुक में देख पा रहे होंगे, उसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन भैया क्या बोल के गए थे, सो डी मॉर्गन लॉ दो हैं आपके पास में, वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सो फर्स्ट लॉ कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन भैया के दो लॉज। सो डी मॉर्गन लॉज क्या कहते हैं, अगर यूनियन क्या कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आप दोनों का कॉम्प्लीमेंट लीजिए और बीच में इंटरसेक्शन लगा दीजिए। अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट लीजिए और इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन लगा दीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इसको भी हम एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन में वेरीफाई करवा लेंगे। वेरीफाई करना काफ़ी आसान काम है। आप एक ए सेट उठा लीजिए, एक बी सेट उठा लीजिए, उसका यूनियन निकाल के रखिए, इंटरसेक्शन निकाल के रखिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखिए, LHS और RHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, अब इस टेक्स्ट बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले इसको रख लेते हैं अपन। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस ऑफ सेट। सो व्हाट इज़ डिफरेंस ऑफ सेट? अगर मैं वेन डायग्राम से बात करूं, ए सेट बी सेट, ये इधर वाला जो पार्ट रहता है ना, ये इसको कहा जाता है ए में से बी हटा देना, और ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये कहा जाता है बी सेट में से ए को हटा देना। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ए माइनस बी का मतलब है ए सेट में जो बी के एलिमेंट है उनको हटा दें। उसी तरीके से बी माइनस ए का मतलब है बी सेट में जो ए के एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटा दें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उठा लें 1 2 3 4 एंड बी सेट इज 4 5 3 6, ठीक है, और मैं लिखना चाहता हूँ a माइनस बी। सो a माइनस बी कौन सा सेट बनेगा, a में से b के एलिमेंट्स हटा दें। सो 1 2 3 4, उसमें से 3 और 4 b में भी आते हैं, हटा देते हैं 1 और 2। उसी तरीके से b माइनस ए जब मैं कहूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा कि 4 5 3 6 में से कौन कॉमन है सर, 3 और 4 कॉमन है, तो लिख दें सिर्फ 5 और
6। इतना सिंपल सा फंडा है। a माइनस बी का मतलब है a सेट में से b को हटा दें, और b माइनस a मतलब b में से a सेट को हटा दें। ठीक है, क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन करी हुई हैं उसने वहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स की? यस, कुछ नोट्स दिए हुए हैं। पहली चीज़ जो कि वो कह रहा है, आप टेक्स्ट बुक में देखते चलिए, साइड बाय साइड मेंशन आउट कर रहा है। फर्स्ट थिंग दैट a माइनस बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ a and b minus a is a subset of b. Okay. Second thing कह रहा है the sets a minus b, a intersection b and b minus a are mutually disjoint sets. मैं लिख रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। a minus b, a intersection b and b minus a, एक वर्ड यूज़ कर रहा है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स मतलब जिनके बीच में कोई भी कॉमन चीज़ ना आए। a माइनस बी, b माइनस ए में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, ये तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से a इंटरसेक्शन b कितना आने वाला है? सो a इंटरसेक्शन b इज़ 3 4। क्या आपको लग रहा है 1 2 और 3 इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है? अगेन इसमें कोई चीज़ कॉमन है? नहीं सर। इसीलिए हम कहते हैं that a minus b, b minus a and a intersection b are mutually disjoint set। ये हर बार डिसजॉइंट ही रहने वाले हैं और एक साथ रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट यस, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको मेंशन करना है हैशटैग में, बिल्कुल। और दूसरा है b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले को आप बिल्कुल आराम से लिख लें। ठीक है, दूसरी चीज़ें मुझे नहीं लगता कुछ काम की है। फोर्थ और फिफ्थ तो हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली चीज़ हमारे काम की है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a का इंटरसेक्शन करें b के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, और बिल्कुल b के कॉम्प्लीमेंट के साथ में a का इंटरसेक्शन करने पर आपको जो चीज़ मिलती है वो मिलता है a माइनस बी। सिमिलरली b माइनस a क्या होता है? b का इंटरसेक्शन करें a कॉम्प्लीमेंट के साथ में। ध्यान से मैं वापस से इस ऊपर वाली चीज़ को डिफाइन करके बता रहा हूँ। ओके, ठीक। हम बात कर रहे हैं सबसे पहली वाली चीज़ a माइनस बी की। a माइनस बी आप जानते हैं, इधर वाला जो मैंने वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ वो शेडेड पार्ट है, पर वो कह रहा है कि सर ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ट्राई करते हैं। पहली चीज़ a का इंटरसेक्शन करें b कॉम्प्लीमेंट। पहली चीज़ सर ये b है और ये a है। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं? b सेट को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको b कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ध्यान से मैं वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूँ। मैं इंटरसेक्शन को छोड़ रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं। शेडेड पार्ट में सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो b में नहीं आते हैं। इंटरसेक्शन जो है ना वो b में आता है, इसलिए मैंने उसको शेड नहीं किया है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर अलग से मेंशन कर रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन का शेडिंग रिप्रेजेंट करता है b कॉम्प्लीमेंट को। b कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे b कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे उसका इंटरसेक्शन करना है a के साथ। इंटरसेक्शन समझते हैं? इंटरसेक्शन मतलब a सेट और इसमें क्या कॉमन है। तो देखो ध्यान से, a सेट कहाँ पर है? ये रहा सर ये जो कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दैट हॉरिजॉन्टल लाइंस डिनोट्स a सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों राजी। दोनों राजी मतलब डबल शेडेड रीजन जहाँ पे आता है दैट इज़ नोन एज इंटरसेक्शन रीजन। ये डबल सेक्शन रीजन आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये जो पार्ट आ रहा है, दिस इज़ नथिंग बट a माइनस बी। और ये देखो हमने डायग्राम से डिफाइन करवा लिया।
आप चाहो तो डायग्राम से करें या फिर 1 2 3 4 5 6 लेकर भी आप ये चीज़ वेरीफाई करवा सकते हैं। नाउ मूविंग टू लास्ट टॉपिक मतलब थियरी का लास्ट टॉपिक, सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि पिछले डिफरेंस वाले चीज़ में रह गई थी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसको हम ट्रायंगल से डिफाइन करते हैं एंड दिस इज़ नथिंग बट a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। जैसा कि आप जानते हैं a सेट b सेट, दिस इज़ a माइनस बी, दिस इज़ b माइनस ए, इसका और इसका यूनियन, दिस होल शेडेड पार्ट इज़ नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम ट्रायंगल या डेल्टा से, हम इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा से डिफाइन करना है। सो a डेल्टा b इज़ a माइनस बी यूनियन b माइनस है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए है। a डेल्टा b इज़ नथिंग बट a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b माइनस करें। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे करेंगे? देखो करते हैं हम तुम्हारे सामने। एक सेट बनाते a, दूसरा बनाते हैं b। पहली चीज़ क्या कह रहा है? पहली चीज़ कह रहा है a यूनियन b निकालो सर। तो मैं कहूँगा बेटा मेरे को पता है a यूनियन b ये रहता है, जो कि पूरा शेडेड रीजन रहता है, a यूनियन b। उसमें से वो कह रहा है कि माइनस करो a इंटरसेक्शन b। अच्छा, इसमें से a इंटरसेक्शन b हटा दूँ, ये लो हटा दिया, तो बचा क्या दुनिया में? बचा तो सब ये दोनों, और ये दोनों तो वही है ना जो कि हम कह रहे थे डेल्टा। ये देखो, और इस तरीके से डिफाइन कर दिया हमने प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे लिए? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है a का सिमेट्रिक डिफरेंस a के साथ नल सेट आएगा। और बात भी सही है, a का a के साथ ही डिफरेंस निकालने जा रहे हैं सर आप, तो वो नल सेट आने वाला है। a का सिमेट्रिक डिफरेंस फाई के साथ वो a सेट आने वाला है। अगर ऐसा कभी हो जाए कि a का सिमेट्रिक डिफरेंस b के साथ इक्वल टू a का सिमेट्रिक डिफरेंस c के साथ, इसका सीधा सीधा मतलब है b और c बराबर बराबर है, जो कि हम आराम से समझ सकते हैं लॉजिकली। नेक्स्ट वन, कम्यूटेटिविटी कह रहा है कि a डेल्टा b इज इक्वल टू b डेल्टा है। उल्टा पुल्टा करके सॉल्व करो, वन एंड द सेम थिंग। एंड लास्ट, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ हम डील करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यूज़ में आने वाला है। ये सेम चीज़ प्रोबेबिलिटी में भी सेट्स में यूज़ होने वाला है, तो ध्यान में रखिए। सो दिस इज n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम के रूप में, a सेट b सेट क्या कह रहा है? n ऑफ a यूनियन b की बात कर रहा है सर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? a यूनियन b मतलब ये पूरा शेडेड रीजन। अब वो कह रहा है n ऑफ a प्लस n ऑफ b, मतलब सबसे पहले तो आप a को जोड़ें, मैं कहूँगा ये रहा a, ये पूरा रहा सेट a। फिर वो कह रहा है b सेट को जोड़ो, ये रहा सेट b। अगर आपने नोटिस किया होगा एक अनयूजुअल चीज़, ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये दो बार शेड करा मैंने, ए के टाइम पे भी काउंट करा, बी के टाइम पे भी काउंट करा। सर ये तो दो बार जुड़ गया, पर यूनियन में तो सिर्फ एक ही बार आता है। तो मैंने पगले रुक ना, ये देख यहाँ क्या लिखा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस करो, मतलब वो कह रहा है कि एक बार तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बनेगी, तब जाके यूनियन मिलेगा। बोला अरे हाँ सही है, बीच वाला दो बार काउंट हो रहा था, एक बार हटा दिया, ये हटा दिया, तब जाके मुझे ए यूनियन बी मिल गया। ठीक, इजी। नेक्स्ट इज़ इंटरवल। अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं पहले ही इनइक्वलिटी में मेंशन कर चुका हूँ। आप कृपया करके इंटरवल को ढंग से देख लें। मैं इनइक्वलिटी वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको ढंग से देख लीजिए। उसी में मैंने इंटरवल के साथ साथ इनइक्वलिटीज़ भी डिस्कस करी है, जो उसने आगे टॉपिक में रखा हुआ है, तो मैं उस चीज़ को अगेन डिस्कस नहीं करूँगा। एक छोटी सी भाषा में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल को हम सिंपल ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से भी ओपन लिख सकते हो, समझ रहे हैं। अब ओपन इंटरवल में हमेशा होता क्या है, x बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखूँ 1 to 5,
इसका मतलब x सारी वैल्यूज़ लेगा 1 से लेकर 5 के बीच में, पर 1 नहीं लेगा और 5 वाली वैल्यू नहीं लेगा, पर उनके बीच की सारी वैल्यूज़ ले सकता है। सो सर क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल को आप इस तरीके से ध्यान रखें, क्लोज्ड इंटरवल इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं और इस तरीके से, मतलब x जो है 1 से 5 तक की सारी वैल्यूज़ तो लेगा ही लेगा पर x की वैल्यू 1 भी होगी और 5 भी होगी। ये मैंने इंटरवल में मेंशन किया है, कृपया करके देखें इनइक्वलिटी वाला वीडियोस ढंग से, उसमें सारे बेसिक्स आपके कवर कर दिए हैं मैंने। ये सारी चीज़ें इनइक्वलिटीज़ वाली फंक्शन में एज इट इज़ यूज़ होंगी। और नेक्स्ट आता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, मतलब x बिलोंग्स टू ऐसा या फिर x बिलोंग्स टू ऐसा, इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट। मतलब पहले वाले का मतलब है x बिलोंग करता है, मैं यहाँ पे 1 से 5 ही कर देता हूँ हाल फिलहाल के लिए। सो x जो है 1 से 5 तक की सारी वैल्यूज़ लेगा पर 1 की वैल्यू नहीं लेगा, 5 को लेगा। यहाँ पर x 1 से 5 तक की सारी वैल्यूज़ लेगा, 1 को लेगा पर 5 को नहीं लेगा। मतलब अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूं और नेचुरल नंबर के सेट पे करूं तो x बनेगा 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 और बस इतना ही। x की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 आ सकती, 5 नहीं आएगी। इसको जब लूँगा, अच्छा यहाँ पर 5 आएगा, 5 क्योंकि 5 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके टाइम पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 2 3 4। इसके टाइम पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 2 3 4 5। और इसके टाइम पे क्या होगा, x की वैल्यू 2 3 4। ध्यान रखें मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि x नेचुरल नंबर के सेट में आता है, इसलिए। तो दिस इज़ दी ओनली थियरी जो सेट्स में काम की है। आगे चल के रिलेशन की थियरी आएगी। इतना सफिशेंट है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज अपलोड करता हूँ।